नमस्कार। आज हम भौतिकी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खासतौर पे काइनेमैटिक्स पर। हाँ, काइनेमैटिक्स। हमारे सामने एक भौतिकी अन्वेषण मैनुअल है और हमारा मकसद है ये समझना कि वैज्ञानिक चलती हुई चीजों की गति का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं। खासकर जब उनकी रफ्तार या त्वरण वो एक जैसा हो, स्थिर हो। हाँ, और देखेंगे कि कैसे ये समीकरण और ग्राफ इसमें मदद करते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये कई बार हमारे रोजमर्रा के अंदाजे से बिल्कुल अलग होता है। जैसे अरस्तु का सोचना था कि भारी चीजें तेज गिरती हैं। अच्छा, हाँ, वो वाली बात। हाँ, लेकिन फिर गैलीलियो ने, ऐसा कहा जाता है, पीसा की मीनार से चीजें गिराकर दिखाया कि अगर हवा का असर ना हो तो सब कुछ एक ही रफ्तार से गिरता है। कमाल है। और काइनेमैटिक्स हमें इसी कैसे को गणित की भाषा में समझने में मदद करता है। हाँ, ये गैलीलियो वाली कहानी हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस मैनुअल को देखते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात है अदिश और सदिश का फर्क समझना। अदिश मतलब सिर्फ मात्रा। जैसे दूरी या चाल या समय। बिल्कुल। और सदिश, उसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी जरूरी है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण? हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है बस वाला। मान लीजिए कोई बस दिल्ली से चंडीगढ़ गई, करीब 250 किलोमीटर, और फिर वापस दिल्ली आ गई। ठीक है। तो उसने दूरी कितनी तय की? 500 किलोमीटर। लेकिन उसका विस्थापन? वो 0 है। अच्छा, 0, क्योंकि वो वहीं लौटाई यहाँ से चली थी। हाँ, बिल्कुल। दिशा का महत्व यही दिखता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हैं। ये 0 विस्थापन वाली बात सच में दिखाती है कि रोज की भाषा और भौतिकी के भाषा में कितना अंतर हो सकता है। सही कहा। अब गति के वर्णन पर आते हैं। वेग यानी वेलोसिटी, ये स्थिति बदलने की रफ्तार और दिशा दोनों हैं। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड, पर किधर? पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, ये बताना जरूरी है। और चाल यानी स्पीड, वो सिर्फ रफ्तार है, बस 5 मीटर प्रति सेकंड, दिशा से मतलब नहीं। और फिर आता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये है वेग बदलने की दर। ये भी एक सदिश है, इसमें भी दिशा होती है। अगर त्वरण नेगेटिव है तो उसका मतलब हो सकता है कि चीज धीमी हो रही है या फिर वेग की उल्टी दिशा में तेज हो रही है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मैनुअल ज्यादातर औसत वेग और औसत त्वरण की बात करता है। तात्क्षणिक यानी पल पल बदलते मानों के लिए तो कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो थोड़ा और आगे की बात हो जाती है। तो ये परिभाषाएं तो ठीक हैं, पर असल मजा तब आता है जब इन्हें हम खास मामलों में लगाते हैं, जैसे स्थिर गति। हाँ, स्थिर गति। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो स्थिर वेग, मतलब सीधी रेखा में एक ही रफ्तार से चलना, कोई बदलाव नहीं। सही। और दूसरा है स्थिर त्वरण, यानी वेग बदल तो रहा है पर एक समान दर से। जैसे कोई चीज नीचे गिर रही हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण। बिल्कुल। पृथ्वी के पास ये त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। या फिर ढलान पर लुढ़कती हुई कोई गेंद। यहीं पर काइनेमैटिक्स के समीकरण बहुत काम आते हैं। हाँ, वो समीकरण, वो हमें बताते हैं कि अगर हमें शुरू की स्थिति, वेग और स्थिर त्वरण पता हो तो हम भविष्य में वस्तु कहाँ होगी या उसका वेग क्या होगा, ये बता सकते हैं। जैसे वो एक समीकरण है, डेल्टा x बराबर आधा a डेल्टा t स्क्वायर प्लस v1 डेल्टा t। हाँ, अगर कोई चीज रुकी हुई थी और फिर चलना शुरू हुई, v1 बराबर 0, तो ये बहुत सरल हो जाता है, डेल्टा x बराबर आधा a डेल्टा t स्क्वायर। और कमाल की बात यह है कि हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि त्वरण क्यों हो रहा है, मतलब कौन सा बल लग रहा है, ये जाने बिना भी सिर्फ त्वरण के मान से हम भविष्य की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यही काइनेमैटिक्स की खूबी है, ये सिर्फ वर्णन करता है। और गति को समझने का एक और जबरदस्त तरीका है ग्राफ। ग्राफ? हाँ, जैसे स्थिति बनाम समय का ग्राफ? हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ। उसकी जो ढलान होती है ना, मतलब स्लोप, वो हमें वेग बताती है। तो अगर वेग स्थिर है तो ग्राफ एक सीधी रेखा होगी? बिल्कुल। और अगर त्वरण स्थिर है तो वेग लगातार बदल रहा है, तो स्थिति समय के वर्ग t स्क्वायर के हिसाब से बदलेगी। तो ग्राफ एक मुड़ी हुई रेखा, एक परवलय यानी पैराबोला बनेगा। अच्छा, और वेग बनाम समय ग्राफ का क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अगर वेग स्थिर है तो वो ग्राफ एकदम सपाट क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है। और अगर त्वरण स्थिर है तो वेग एक समान दर से बढ़ रहा है या घट रहा है,
तो ग्राफ एक ढलान वाली सीधी रेखा होगी और उस रेखा की ढलान हमें त्वरण का मान देगी। और उसमें एक और बात थी शायद, एरिया वाली। हाँ, बहुत जरूरी बात। वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो हमें वस्तु का विस्थापन बताता है। ये ग्राफिकल तरीके कई बार समीकरणों से भी ज्यादा आसानी से चीजें समझा देते हैं। मैनुअल में कुछ प्रयोग भी बताए गए हैं, जैसे वो झुके हुए तल पर गोले लुढ़काने वाला। हाँ, वो असल में मुक्त गिरावट को धीमा करने का एक तरीका है। त्वरण कम हो जाता है तो स्टॉपवॉच से समय नापना आसान हो जाता है। और वो गतिविधि 5 भी बड़ी मजेदार है, जिसमें फोम बोर्ड पर रबर बैंड लगाते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही चतुर प्रयोग है। रबर बैंड को 1, 4, 9, 16 सेंटीमीटर की दूरियों पर लगाते हैं। मतलब दूरी समय के वर्ग के अनुपात में बढ़ रही है, क्योंकि डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। अच्छा, वर्ग के अनुपात में। हाँ, तो जब गोला इन बैंडों से गुजरता है तो हर बैंड को पार करने में लगने वाला समय बराबर होता है। इसलिए जो टक 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 की आवाज आती है वो बराबर अंतराल पर आती है। अरे वाह! ये सीधे सीधे स्थिर त्वरण को साबित करता है। अगर बैंड बराबर दूरी पर होते तो आवाज जल्दी जल्दी आती, तेज होती जाती। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर ही त्वरण का पता चल जाता है। ये तो कमाल का तरीका है ना? तो कुल मिलाकर देखें तो काइनेमैटिक्स हमें गति का एक गणितीय खाका देता है। स्थिति, वेग, त्वरण और समय कैसे जुड़े हैं ये बताता है। हाँ, बिना ये पूछे कि गति का कारण क्या है। ग्राफ और समीकरण इसमें बहुत शक्तिशाली औजार हैं और वो अदिश सदिश का फर्क हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, ये गति का कैसे बताता है, क्यों नहीं। सही। और यहीं पे हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। काइनेमैटिक्स तो ठीक है, पर जब हम गति के कारणों को भी शामिल करते हैं, मतलब बल जैसे गुरुत्वाकर्षण या घर्षण जिसे डायनामिक्स कहते हैं, तब हमारा विश्लेषण कितना ज्यादा जटिल और साथ ही कितना ज्यादा मुकम्मल हो जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। डायनामिक्स में जाने पर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है।